दर्जी से भरा गांव। माँ जी आपका ठीक है, घर के कामों से जल्दी से निपट कर सिलाई मशीन पर बैठ गई। अब आपका सूट तो आराम से कल के लिए तैयार हो जाएगा। मैं भी जल्दी से काम निपटा लूं तो फिर मैं भी मशीन पर बैठूंगी और अपना सूट सिलूंगी। मैं आ गया माँ। मैं कपड़े बदल कर अपना कोट सिलने बैठ रहा हूँ। अरे बेटा, स्कूल से आते ही सिलाई मशीन, थोड़ा सा दम तो ले ले, बाद में सिलाई कर लेना। नहीं माँ, मेरे सारे दोस्त यही बातें करते हुए आए कि घर जाते ही वो सिलाई करेंगे। मैं भी सिलूंगा, आखिर कल को मुझे अपना कोट पैंट भी तो पहनना है। सोनाली के बेटे ने स्कूल से आकर दम भी नहीं लिया जो वो सिलाई करने को बैठ गया। कुछ देर के बाद सोनाली भी काम निपटाकर अपनी सिलाई मशीन पर बैठी और एक वक्त तो ऐसा आया जब सारे गांव में एकदम सन्नाटा छा गया। सभी सड़कें सूनी पड़ी हुई थीं और ऐसे में बस हर घर से मशीन ही चलने की आवाज आ रही थी। माँ जी, लगता है फिर से गांव में सभी एक सिरे से बस सिलाई कर रहे हैं। बेटा जरा देखना तो सही, मेरे कुर्ते पर यह धागा सही लग जाएगा क्या? हाँ बाबा, एकदम एग्जैक्ट मैच है। सभी लोग ऐसे ही घरों में सिलाई कर रहे थे। बच्चों से लेकर बूढ़े जवान सभी सिलाई में ही बिजी थे। सभी ने लगभग शाम तक ऐसे ही मशीन चलाई और आज तो काफी काम घट गया। अब एक काम करता हूँ, जाकर खेत देख आता हूँ, बाकी की सिलाई रात में करूंगा। शाम होते ही फिर से सभी अपने बाकी के कामों में लग गए। आदमी खेत पर चले गए, बच्चे बाहर निकलकर खेलने लगे और औरतें घर के काम देखने लगी। ये कहानी है दर्जियों के गांव की, जहां के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को सिलाई करने का बेहद ही शौक था। हर कोई बस वक्त मिलते ही खाली ना बैठकर सिलाई करता था और गाँव में रोजाना एक घड़ी तो ऐसी भी आती थी जिसमें बस सभी की सिलाई मशीनों की ही आवाज आती है। आज भी सभी ने खूब सिलाई की। ऐसे ही अगले दिन, माँ जल्दी से चलो, अभी तो सवेर ही है, आज तो बाजार लगने का दिन है, हम जल्दी से कपड़ा खरीद कर लाएंगे। हाँ हाँ आ रही हूँ, मैं इस वक्त कहीं से भी सवेर नहीं है। तुझे नहीं पता, गांव की औरतें इस दिन का महीने भर इंतजार करती हैं। यहीं से तो सभी महीने भर को सिलने का कपड़ा खरीदती हैं। जल्दी चल, नहीं तो पाँव रखने की भी जगह ना मिलेगी। गांव से सभी लोग जल्दी जल्दी बाजार को जा रहे थे। गांव में हर महीने की आखिर में एक छोटा सा कपड़े का बाजार लगता था, जिससे ही सभी गांव के लोग कपड़ा खरीद पाते थे। दर्जी गांव बेहद ही पिछड़ा हुआ गांव था। वहां किसी भी चीज की सुविधा नहीं थी, जिसकी वजह से एक महीने में लगने वाले बाजार का लोग बेसब्री से इंतजार करते थे और जब भी वो बाजार लगता था तब सभी उसके अंदर टूट कर पड़ते थे। आज भी सारा गांव खाली होकर बाजार में ही आया हुआ था। इतनी जल्दी जल्दी घर से निकल कर आए हुए हैं बहू, लेकिन फिर भी देख कितनी भीड़ हो गई है। अरे भाई, उस काले थान में से 2 मीटर कपड़ा दे दे। बहन, क्यों मेरे ऊपर लटक रही हो? भैया, इस काले कपड़े के फूलों में मिलाकर इसकी सलवार भी दे देना। है भगवान, सभी ऐसे ही परेशान थे। कुछ आगे से कैसे कैसे कपड़े खरीद रहे थे तो कुछ पीछे से धक्का मुक्की करते। ऐसे ही हर महीने के आखिर को होता था। किसी को अपनी पसंद का कपड़ा मिल जाता तो कोई बस वो ले जाता था जो उसे मिल जाए। इन कुछ दुकानदारों को खूब पता चल गया है कि हमारे गांव में कपड़ा नहीं मिलता। यहाँ आकर अच्छा मुनाफा कमाते हैं ये लोग। ये कॉटन का कपड़ा भी मुझे 300 रुपए मीटर मिला, लेकिन अच्छा लग रहा था तो बस मुझसे छोड़ा नहीं गया। मुझे तो पीछे से जो मिल गया बस मैं तो वही ले आई। भीड़ को चीर कर आगे जाना बड़ा मुश्किल है। बस मुझे तो जो हत्थे चढ़ा मैं ले आई। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ कल मुखिया जी के घर होने वाली दावत के लिए तुमने कपड़े बना लिए? हाँ, बस मेरी ड्रेस बनने ही वाली है। देखना, मेरी ड्रेस सबसे ज्यादा सुंदर लगेगी। मेरी भी ड्रेस कुछ कम नहीं लगेगी। सभी मुखिया के घर होने वाले फंक्शन के लिए एक्साइटेड थे। बच्चे से लेकर बूढ़े जवान आदमी औरतें सभी के सभी ने घरों में अपने लिए कपड़े बना लिए थे और सभी कंपटीशन में थे कि वही सबसे अच्छा कपड़ा पहने। देखते ही देखते आज का दिन भी खत्म हुआ और वो दिन भी आ गया जिसका हर गांव वाले को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। आज मुखिया के घर दावत थी, जहां जाने को सभी ने अपने अपने घरों में कपड़े सिले थे। माँ जी, जरा देख कर तो बताओ कि मेरी अनारकली ड्रेस कैसी लग रही है? बहुत सुंदर, जरा ब्लाउज तो देख। मैंने सेम टू सेम वैसा ब्लाउज बनाया जैसा मेरी जवानी में चलता था। बहू, वैसे आज की पार्टी में तो बस हम दोनों ही दिखाई देने चाहिए, कोई और हमारे आगे ना दिखे। जमुना की ही तरह हर औरत और हर कोई बस यही सोच रहा था कि आज बस वही चमके, क्योंकि ये एक दर्जियों का गांव था। इसमें हर कोई अपने कपड़े खुद सिलता और खुद ही डिजाइन करता था। कुछ ही देर में पूरी गांव की भीड़ मुखिया के घर को पहुंच गई, जहां पार्टी शुरू हुई। अच्छा, तो तुमने इस फंक्शन के लिए अनारकली बनाई है? अच्छी है लेकिन पुरानी है। मैंने तो लेटेस्ट ट्रेंड फर्शी सलवार का सूट बनाया है।
दिख ही रहा है। अरे देखो रेशा क्या पहनकर आई है, राजस्थानी लहंगा। सभी ऐसे ही एक दूसरे के फैशन को देख रहे थे। बच्चे भी आपस में ही ऐसे ही मग्न थे। देखो मैंने तो अपने लिए परी वाली ड्रेस सिली है, तुम ही बनो परी, मैंने तो मॉडल वाली ड्रेस बनाई है। सभी ऐसे ही पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। सभी ने ऐसे ही पार्टी को एंजॉय किया। एक तरफ जहां सभी पार्टी में थे, वहीं उन्हें ये खबर भी नहीं थी कि उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा था। अरे इन लोगों को क्या लगता है कि सिलाई मशीन चला चला कर ये लोग अपने गांव का विकास कर लेंगे? मैं इन दर्जी गांव वालों की सभी मशीन उठवा दूंगा। अरे सुनो, ओए, सभी के घरों से मशीन ले आओ। इस गांव में कोई सिलाई मशीन नहीं रहनी चाहिए। मुकेश पास के ही गांव का एक जलने वाला आदमी था। मुकेश के एक ऑर्डर पर उसके आदमियों ने कमजोर घरों के दरवाजे तोड़कर उनमें से सिलाई मशीनें उठाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जब सभी पार्टी से घर को लौटे तो घर से अपनी सिलाई मशीनों को गायब देख सभी के घरों में कोहराम मच गया। ये भगवान, मेरी सिलाई मशीन कौन चुरा ले गया? किस सत्यानाशी ने चुराई मेरी मशीन? माँ जी मेरी भी सिलाई मशीन नहीं है अंदर तो। तभी ऐसे ही बहुत ज्यादा घबरा गए, जिसके बाद सभी लोग इकट्ठा होकर मुखिया के घर को पहुंचे और अपने घर में घटी हुई घटनाओं के बारे में बताया। हो ना हो, ये यकीनन बराबर वाले गांव के लोगों का ही काम है, लेकिन पता कैसे चले? उन्होंने जानबूझकर उस जगह से चोरी की जहां गरीब घर थे और कोई सीसीटीवी भी नहीं था। हम पुलिस को भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि पुलिस भी कंप्लेन लिखने के लिए पैसे मांगती है। क्या करें? मुखिया जी, हमारी सिलाई मशीनें बस मशीनें नहीं थी, हमारे लिए वो बहुत बड़ी चीज थी। उसी की वजह से हमारा गांव दर्जी गांव कहलाया गया है। अब हम किस पर अपने कपड़ों को सिलेंगे? मुझे भी कपड़े सिलने थे, अब मैं क्या करूंगा? मैं समझता हूँ कि हमारे दर्जी गांव में सिलाई मशीनें बहुत अहम है। बाजू वाले गांव वालों ने यह सब डर की वजह से किया होगा कि कहीं हम अपनी इसी कला से विकसित न हो जाएं। लेकिन अब अगर बात छिड़ी है तो चलो इसे आगे भी बढ़ा देते हैं। मेरे घर में पूरी 20 मशीनें हैं और सारी की सारी सही सलामत हैं। जितने भी गांव के उम्दा टेलर हैं, मैं इन मशीनों को उनमें बांट दूंगा। तुम लोग उस पर कपड़े सिलना, जिसको हम जगह जगह अपने दर्जी गांव के नाम से बेचेंगे। मैं जानता हूं कि मेरे गांव वाले इतना तो हुनर रखते हैं कि अच्छे और डिजाइनर कपड़े वो सिल लें। अनिल की बात को सुनकर सभी गांव वाले शांत हुए। अनिल ने जो बोला वही किया। उसने अपने कारखाने में गांव वालों को लगा लिया, जिसमें अच्छे टेलरों में बूढ़ी औरतें, जवान औरतें, बच्चे, बूढ़े आदमी और जवान आदमी सभी शामिल थे। उन सभी ने मिलकर कपड़े बनाए, जिनको बेचने को भी वो लोग ही निकले और शहर में दर्जी गांव के कपड़े बहुत ही धड़ल्ले से बिके। देखते ही देखते ऐसे ही वक्त गुजरा और अब दर्जी गांव को सभी लोग शहर में जानने लगे थे। ऐसे ही आज भी वो कपड़े ही बेच रहे थे कि उनके पास एक बड़ा डीलर आया। तुम सभी दर्जी गांव से है ना? मैंने तुम्हारी क्रिएटिविटी और डिजाइन्स देखे हैं, ये जो यकीनन काबिले तारीफ है। तुम सभी बहुत ही अच्छे से अपना काम कर रहे हो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। देखिए, मैं एक डिजाइनर हूँ जो मॉडल्स को कपड़े पहनाता हूँ। अगर तुम लोग मुझसे जुड़ जाओ तो तुम अपनी कला को और फैला पाओगे। रमेश की बात को सभी ने खुशी से मान लिया। बस फिर क्या था, आज का दिन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा बदलाव था। रमेश से डील मिलने के बाद लगभग सभी गांव वाले डिजाइनर की ही तरह काम करने लगे। अब सभी ने दोबारा सिलाई मशीनें ले ली थी, जिसकी वजह से दर्जी गांव में भी तरक्की हुई। गांव मशहूर होने से अब वहां काफी कपड़े बेचने वाले व्यापारी भी आने लगे थे और दर्जी गांव आज अपनी कला से दर्जी गांव के नाम से फेमस था। और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। नदी किनारे पानी से भरे मटके का गांव। पिछले 3 महीनों से हम आपके बिजली दफ्तर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे गांव में बिजली नहीं आई। कितनी बार अर्जी डाल दी हमने। अरे गांव में बिजली भेज पाना पान पर चूना लगाने जितना आसान काम नहीं है। कितनी अर्जियां डालनी पड़ती हैं, फॉर्म भरने पड़ते हैं, अलग अलग लोगों से परमिशन लेकर साइन करवाने पड़ते हैं। पता है, सालों लग जाते हैं गांव में बिजली लाते लाते। सर्दियों के मौसम में तो बिना बिजली के जैसे तैसे गुजारा कर लेते हैं, लेकिन गर्मियों का क्या करें? हर साल गर्मियों के मौसम में पूरा गांव गर्मी से झुलस रहा होता है। आप लोग तो अपने दफ्तर में एसी कूलर चलाकर आराम करते हो, लेकिन साहब जरा हम गरीबों के बारे में भी सोचिए। तो तुम लोग कहना क्या चाहते हो कि हम कुछ काम नहीं करते? अरे यहाँ बैठे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब जाओ यहाँ से, और भी काम है हमें। जब बिजली आनी होगी तो बता देंगे। बिजली दफ्तर वालों की बात सुनकर वो सभी चेहरे पर मायूसी लेकर बाहर आ जाते हैं। सरपंच जी, अब आप ही बताइए क्या करें। मैं क्या ही बताऊं, मैं तो खुद परेशान हूं। एक तो हमारा गांव भी इतना छोटा और पिछड़ा हुआ है कि मुझे तो लगता है कि सरकार भूल ही गई है कि मदनपुर नाम का भी कोई गांव इस देश में है। सबको बस शहरों को उजागर करने की पड़ी है।
लेकिन कोई गांव की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। इतने सालों में कोशिश में लगे हुए हैं कि गांव उजागर हो, गांव में बिजली आए ताकि गर्मी से छुटकारा मिले, लेकिन लगता है इस साल की भी गर्मी बिना बिजली के ही गुजारनी होगी। सभी उदास होकर तपती धूप में अपने घर लौट जाते हैं। अरे बच्चों, तुम्हारी माँ कहाँ है? बाहर आंगन में भी नहीं थी। बाबा वो पड़ोस वाली काकी के साथ मटके बेचने के लिए शहर की तरफ गई हैं। कह रही थी आते हुए शाम हो जाएगी। उन्होंने खाना बनाकर रख दिया है, आप कहीं तो लगा दूं? पंकज हाथ मुंह धोकर बैठ जाता है तो वहीं मुन्नी पंकज को खाना परोसती है और गिलास में मटके का पानी देती है, जिसे पीकर अब तो इस गर्मी में ये मटके का पानी ही शरीर को सुकून देता है। कम से कम हम गरीबों के पास ये मटका तो है। ऐसे ही शाम हो जाती है। पंकज की पत्नी माधवी पड़ोसन शीला के साथ अपनी मिट्टी के बर्तन और मटकों से भरा ठेला लिए घर पर आती है। माधवी, आज तो आने में काफी देरी हो गई। लगता है आज काफी कमाई हुई है तुम्हारी। चवन्नी भी कमाई नहीं हुई है, सारे मटके बर्तन यूं ही वापस लेकर आई हूं मैं। गर्मी के मौसम में तो मटके को काफी अच्छी बिक्री होती है, तो लोगों ने मटके क्यों नहीं खरीदे? शहर में अब हर किसी के पास फ्रिज होता है, तो कोई क्यों ही मटके खरीदेगा। 2-3 साल पहले तो गर्मी के मौसम में मटकों की बिक्री हो जाती थी, लेकिन अब तो वो भी नहीं हो रही है। ऐसा ही रहा तो खाएंगे क्या? वैसे ही गर्मी से कम परेशान हैं, जो अब हमारा काम भी नहीं चल रहा है। गर्मी का मौसम शुरू होते ही गांव का हर एक शख्स परेशान हो जाता है। सालों से ना गांव में बिजली थी और ना कोई अच्छा रोजगार का साधन। गांव के कुछ लोग मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचते तो कुछ अमीर लोगों के खेतों में खेती करते। पानी के नाम पर भी गांव में इकलौती नदी थी। इसी नदी से सभी गांव वासियों का गुजारा चल रहा था। कभी कभी तो सोचती हूँ अगर गांव में नदी नहीं होती तो हम तो सालों पहले ही इस गर्मी से मर चुके होते। सही कहा मनोरमा बहन, ये नदी ही अब इकलौता सहारा है हम लोगों के जीवन का। वैसे ये महीना पूरा होने वाला है। हर महीने के आखिर में हम अपनी नदी की पूजा करते हैं। इस रविवार के दिन सभी सुबह 6 बजे नदी किनारे इकट्ठा हो जाना। आखिरकार ये नदी ही तो हमारे जीने का इकलौता सहारा है। नदी मैया, बस इस नदी को कभी सूखने मत देना। जहां एक तरफ गर्मी के चलते पूरा गांव परेशान था, तो वहीं गांव में बनी इस नदी की वजह से ही सारा गांव जी पा रहा था। सभी अपनी इकलौती नदी की हर महीने पूजा करते थे और साथ ही नदी को गंदा होने से भी बचाते थे। बाप रे बाप, आज तो सच में हद ही हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर पर धूप की किरणें नहीं बल्कि आग के गोले बरस रहे हैं। बंटी बेटा, जाकर एक गिलास मटके का पानी लिया। जी माँ। बंटी घर के अंदर जाता है और गिलास में मटके का पानी, ठंडा पानी भरकर अपनी माँ को देता है। इस मटके का पानी कितना ज्यादा ठंडा है ना। ये मटका पानी को कितनी जल्दी ठंडा कर देता है। काश हम लोग इस मटके के अंदर रह पाते। हाँ माँ, फिर हमें भी कभी गर्मी नहीं लगती और हम भी पानी की तरह ही ठंडे रहते। तुम भी ना कभी कभी कैसी बातें करते हो। चलो जाओ पढ़ाई करो, थोड़ी देर में मटके बनाकर मैं तुम लोगों को खाना देती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। बीतते दिनों के साथ गर्मी भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और इस साल इतनी भयानक गर्मी होती है कि गांव की एक बूढ़ी औरत सरला की गर्मी के चलते मौत हो जाती है। अब तो बस यही दिन देखने रह गए थे। इतने सालों से तो बस हम गर्मी से ही परेशान थी, लेकिन आज तो गांव में गर्मी से सरला चाची की मौत हो गई। भगवान, क्या सारे जुल्म सिर्फ हम गरीबों पर ही ढाता है। अरे सरला चाची की 3 जवान बेटियां हैं, अब क्या होगा इन तीनों का। सभी लोगों को सरला की मौत का काफी बड़ा सदमा लगता है और कहीं न कहीं अब सबके दिलों में गर्मी को लेकर दहशत और बढ़ जाती है। माधवी हर रोज की तरह शहर और गांव में मटके बेचने के लिए जाती है। बहन जी, ये बड़ा वाला मटका कितने का है? ये बड़ा वाला 100 रुपए का है और छोटा वाला 50 का। मेरे पास 50 रुपए ही हैं और घर में इतने सारे लोग हैं। इस छोटे से मटके का पानी हम कितने लोग ही पी पाएंगे। आप एक काम करिए, ये छोटा वाला ही दे दीजिए। आप ये बड़ा वाला ही लेकर जाइए। जब आपके पास पैसे हों तो आप मुझे बाकी पैसे दे दीजिएगा। इतनी गर्मी में कोई प्यासा मुझसे देखा नहीं जाएगा। मैं भी आपकी तरह ही गरीब हूँ, तो आपकी हालत समझ सकती हूँ। भगवान अपनी कृपा आप पर बरसाए, भला करे ऊपर वाला आपका। माधवी उस औरत को आधे दाम में ही बड़ा वाला मटका दे देती है। माधवी भले ही खुद गरीब थी, लेकिन जितनी हो सके उतनी लोगों की मदद। आधे कम दामों में लोगों को मटका देना, कभी किसी को पानी पिलाना तो कभी किसी को अपने हिस्से की रोटी देना।
ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सरला की मृत्यु को मुश्किल से 2 हफ्ते ही हुए थे कि अब गांव में 6 साल के बच्चे की गर्मी के चलते मौत हो जाती है, जिससे माधवी काफी ज्यादा डर जाती है और नदी किनारे पानी भरते हुए रोने लगती है। गांव में गर्मी के चलते 2 लोगों की मौत हो चुकी है। उस बच्चे की माँ को रोता बिलखता देख मेरा तो कलेजा ही बिलख उठा है। माधवी काफी ज्यादा रोती है कि तभी रोते रोते माधवी के कुछ आंसू उस नदी के अंदर जा गिरते हैं, जिससे मेरी बच्ची रोना बंद करो, अब सब कुछ ठीक होने वाला है। ये आवाज कहाँ से आई है? कौन है यहाँ? मैं तुम्हारे सामने ही हूँ माधवी। ये आवाज मुझ में से यानी इस नदी के अंदर से आ रही है। मैं नदी की देवी तुमसे बात कर रही हूँ। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? नदी देवी, क्या आप सच में मुझसे बात कर रही हैं? मैं तुम्हारी और तुम्हारे गांव के हालातों के बारे में अच्छी तरह से जानती हूँ और तुम्हारे गांव के सभी लोग भीषण गर्मी के चलते काफी परेशान हैं। इस गांव में रहने वाला हर शख्स एक नेक दिल इंसान है। तुम भी लोगों की काफी मदद करती हो, इसलिए अब मैं तुम सबकी मदद करना चाहती हूँ। गांव में जितने भी परिवार हैं, उन सभी परिवारों के हिसाब से तुम एक मटका बनाओगी और उस मटके के ऊपरी हिस्से में मेरी इस नदी का पानी भरोगी। ये सभी मटके तुम्हें इसी नदी किनारे बनाने होंगे। नदी देवी की बात सुन माधवी ऐसी ही करती है और जल्दी किनारे आकर सभी गांव वालों के परिवार के हिसाब से अलग अलग मटके बनाकर रख देती है। और जब नदी का पानी उन मटके के ऊपरी हिस्सों में डालती है तो देखते ही देखते वो छोटे छोटे पानी से भरे मटके बड़े बड़े पानी से भरे मटके के घरों में बदल जाते हैं। ये तो पानी से भरे मटका घर है। हे देवी मैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माधवी जल्दी से सभी गांव वालों को इकट्ठा करके नदी किनारे ले आती है। सभी नदी किनारे बने पानी से भरे इन मटकों के घरों को देखकर काफी हैरान और खुश होते हैं। माधवी, तू सच कह रही है? ये पानी से भरे मटके घर अब हमारे हैं, हम इसमें रह सकते हैं? हाँ हाँ, देवी मैया ने मुझसे खुद कहा है। एक एक करके अब गांव के सभी लोग जब उस पानी से भरे मटके घर के अंदर जाते हैं। ये मटका घर अंदर से कितना ज्यादा ठंडा है ना, जैसे ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम किसी मटके के अंदर हैं। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बर्फ से घिरी वादियों के बीच में खड़े हैं हम। पहली बार जिंदगी में दिल और शरीर को इतना सुकून मिला है। ये पानी से भरा मटका घर तो बड़ा ही कमाल का निकला। ऊपर पानी भरे होने की वजह से कितनी ज्यादा ठंडक है इसके अंदर। अगर ऐसा घर हो तो बिजली की किसे ही जरूरत है। सभी गांव वाले नदी किनारे पानी से भरे और मटकों के घरों में जाकर काफी ज्यादा खुश थे। माँ, अब पूरा घर हमारा है ना? हम पूरी गर्मियाँ इसी घर में रहेंगे। अब तो मैं गर्मी में कहीं बाहर भी नहीं जाऊंगी, हम सब यहीं खेलेंगे। मुझे तो अभी भी ये सब एक सपने जैसा लग रहा है। मुझे खुद पंकज, लेकिन देखो ना, देवी मैया की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया और हमें गर्मी से छुटकारा भी मिल गया। सभी गांव वाले मटके घर के अंदर रहकर काफी ज्यादा खुश थे। माधवी, तुम यकीन नहीं करोगे, कल रात को तो मुझे अपने इस मटके घर के अंदर ठंड लगनी शुरू हो गई। कंबल ओढ़कर सोई हूँ मैं, जब जाकर नींद आई है। मैं तो सबसे ज्यादा इस बात से खुश हूँ कि अब गर्मी से गांव में किसी की मौत नहीं होगी। इसी तरह पूरा गांव नदी किनारे बसे उन मटके घरों में हंसी खुशी रह रहा था। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है। शहर से कुछ लोग गांव घूमने के लिए आए होते हैं और जब उन लोगों की नजर नदी किनारे पानी से भरे इन बड़े बड़े मटकों के घरों पर पड़ती है, आई कांट बिलीव, मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि सारे घर मटके के बने हुए हैं। जी हाँ, सही कहा आपने। ये सारे घर मटके के बने हुए हैं और अंदर से काफी ज्यादा ठंडे हैं। आज तक इतने अलग अलग तरह के घर देखे, लेकिन ऐसा मटका घर पहले कभी नहीं देखा। क्या मैं इन घरों की फोटो क्लिक कर सकती हूँ? सोशल मीडिया पर इन मटके घरों की फोटो पोस्ट होते ही कई सारे लोग दूर दूर से इन्हें देखने के लिए गांव आते हैं, जिसके चलते काफी कम समय में अब ये पिछड़ा गांव लोगों की नजरों में आने लगता है। और अब जल्द ही इस गांव में बिजली भी आ जाती है और अब पूरा गांव गर्मी में भी हंसी खुशी रहता है।